हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपकी पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है। इस साल काम आएगा, अगले साल काम आएगा और हमेशा काम आएगा। लेकिन स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं अगर चीजों को एक बार में ढंग से ना पढ़ा आपने तो। याद रखना कि मैं भी इस टॉपिक के ऊपर 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें और इसमें अंतर रहेगा। यहां जब मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूं तो मेरा एक ही टारगेट है कि आपको आपका टॉपर दिलाया जाए। तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरी साइड से कोई भी कमी नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि आपकी साइड से भी कोई कमी ना रहे और आप इसको एक बार में पूरा देखो, है ना। एक बार में ना देखो, 2 बार में देखो, लेकिन पूरा देखो, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं उस चीज का जो आपको पूरी साल काम आने वाला है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर है। तो मैं आपसे वादा करता हूं और आपसे एक वादा चाहता हूं कि इसको पूरा देखना, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है ना। बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इसके बाद पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है। चलिए, तो पहली चीज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और बहुत प्यार से बहुत आराम से चलते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप हेडिंग बना सकते हो, लेकिन इसके पहले एक बहुत छोटी सी बात कि लेट्स से हमारे पास अच्छा टॉपिक हमारा स्टार्ट है। ठीक है ना। हमारे पास एक कंडक्टर है तो भाई इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा कि कोई भी चीज मेरी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। मैंने कहा कोई भी चीज मेरे पास अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की कमी। मैंने क्या किया कि भाई किसी मेथड से जिन्हें मैं जानता हूं उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाया और इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज बनाया। देयर आर सो मेनी मेथड जिनसे हम इसको बना सकते हैं ऐसा। चलिए अब देखो, जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाया वैसे ही क्या होगा कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज। ये इलेक्ट्रॉन यहां की हलवा पूरी थोड़ी ना खाएंगे इस जगह पे आके। क्या करेंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, बोले इसको ये न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है ना। बात समझ में आई? अच्छा, तो जब ये यहां के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहां पहुंचेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंड के पास किसी भी तरह के उसकी कमी नहीं रहेगी और ये क्या बन जाएंगे भाई? ये दोनों एंड न्यूट्रल बन गए। क्या बन गए? न्यूट्रल बन गए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों एंड न्यूट्रल बन गए। अब इनके अंदर किसी भी तरह के चार्जेस का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा। समझ गए? यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर चार्जेस का मोशन कंटिन्यूअसली होता रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोला हमें एक बैटरी लगानी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बैटरी लगानी पड़ेगी। और आप जानते हो भाई बैटरी का काम कैसे होता है, बैटरी कैसे काम करती है, एक बार फिर और आपको समझना पड़ेगा और आप जानते हो फिर भी इसको देखना। मैंने कहा बैटरी का जो मेन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये वाला एंड, ये कंडक्टर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो बैटरी क्या करती है? बैटरी करती है ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो यहां पे क्या बच जाता है भैया? इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आता है और बैटरी इसको जो है ना यहां भेज देती है। कहां भेज देती है? यहां पे। तो यहां का इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां भेजा गया तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया भैया? यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अच्छा, जब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? बोला कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में तो चार्जेस मूव कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? बोला ये यहां पे कमी, यहां पे एक्स्ट्रा। बोला ये नेगेटिव चार्ज अपना बोरियां बिस्तर बांध के फिर से यहां पे भाग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला था और जो है ना ये इलेक्ट्रॉन वापस घूम के यहीं पहुंच गया। तो उसका मतलब क्या? बोला करंट भी बन गया और चार्ज भी बाहर से नहीं लेने पड़े। क्या बोला? कि करंट भी बन गया और चार्ज भी बाहर से नहीं लेने पड़े। चार्ज इलेक्ट्रॉन तो इसी का था ना, यही घूम रहा है, लेकिन इसको घुमाने का काम किसने किया? बोला इस बैटरी ने किया।
तो बैटरी क्या करती है, बोला बैटरी यहां से और इलेक्ट्रॉन निकालेगी, बोला यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले यहां से और ये 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे इंसर्ट करा दिए। अब कंडक्टर है तो कंडक्टर में मोशन हो सकता है, तो ये इस तरह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के यहां पे ये मोशन करते रहेंगे। तो बैटरी क्या करेगी, कंटिन्यूसली इसको पॉजिटिव चार्ज बनाए रखेगी और इसको नेगेटिव चार्ज बनाए रखेगी, तो जिसके कारण से जो है ना कंटिन्यूसली यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। बात समझ गए, बात समझ गए मेरी बात को। तो यहां पर बैटरी क्या कर रही है, बैटरी क्या कर रही है बताओ। बैटरी ने इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को, इस कंडक्टर के चार्जेस को एनर्जी दी। क्या दी, एनर्जी दी कि भैया उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। क्या दी इसने एनर्जी दी कि भाई इसी के इलेक्ट्रॉन्स को, इसी के चार्जेस को एक पॉइंट से और यहीं पर वापस से घुमा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोला इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट किया कि भाई उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव। इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन मत बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्जेस को मोटिवेट करने वाला फोर्स नहीं, याद रखना कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब कोई फोर्स नहीं होता, इस चीज को नोट करते हुए चलना कि अब यहां पे पहले बात को सुनो। मैंने कहा कि यहां पे जो है ना ये काम किसने किया, बोले ये काम किया बैटरी ने, ये काम किया बैटरी ने। पहले क्या होता था कि भाई साइंटिस्ट वगैरह को जो है ना चीजों को जब जानने की कोशिश कर रहे थे तो देखा गया कि जो है ना ये काम इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक किसने घुमाया, बोला बैटरी ने। तो सोचा गया कि बैटरी ने जरूर कोई फोर्स लगाया होगा, ठीक है ना, जो बैटरी ने जरूर कोई फोर्स लगाया होगा, तो तब इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और तब से इसका नाम नहीं बदला बस, ठीक है ना। लेकिन बाद में हमें क्या पता पड़ा, बोला बैटरी फोर्स नहीं लगाती, बैटरी ने तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की कि ये क्या कर जाएं, बोला इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की कि ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लगा जाएं, यहीं के इलेक्ट्रॉन वापस से पूरे चक्कर लगा के यहीं पे आते हैं। तो उसका मतलब क्या है, बोला बैटरी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। बैटरी क्या है, बोला बैटरी ईएमएफ का सोर्स है। अब ईएमएफ क्या हुआ, ईएमएफ क्या हुआ, तो क्या बोलोगे, ईएमएफ बैटरी ने क्या प्रोवाइड की, बताओ मुझे आप। बैटरी ने क्या दिया, क्या बैटरी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं ना। बैटरी ने क्या दिया, बैटरी ने इनके ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी कि भाई यहां से निकल के और ये पूरा यहां तक घूम सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी ने क्या प्रोवाइड की, बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बोले इसी एनर्जी को हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एनर्जी है, एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्जेस टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या, बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्जेस टू कंप्लीट, तीन चार डेफिनेशन है, सबको पढ़ेंगे, टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। बात समझ गए। तो मैंने कहा एक बार फिर बताओ, बोला ईएमएफ का सोर्स कौन, किसने ईएमएफ क्रिएट किया, तो बोला बैटरी ने। तो अब जब भी मैं आपसे कह दूं कि ईएमएफ क्या है तो क्या बोलोगे, बोला ईएमएफ का मतलब है एनर्जी, कि एक चार्ज को मिलने वाली एनर्जी कि वो अपना पूरा एक रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगवा दे, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ की एक डेफिनेशन है ये, क्या है, ईएमएफ की एक डेफिनेशन। ईएमएफ की काफी सारी डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को जानने वाले। अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे ना तो खेल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंट ये होता है कि ईएमएफ बैटरी प्रोवाइड कराती है, लेकिन बैटरी के पास ये ताकत, ये एनर्जी आती कहां से है कि इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को घुमा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखें, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि बैटरी क्या काम कर रही है, लेट्स से मैंने कहा कि यहां पर हमारे पास ये एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो ये ऐसा बोलता हूं कि ये मेरे पास एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां से जो है ना, यहां से एक पाइपलाइन है, पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, पानी ऊपर से नीचे आता है। अब क्या हुआ भाई, यहां से पानी आ रहा है नीचे, पानी खाली हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये पानी खाली ना हो, ये पानी वापस से
ये वापस ऊपर आता रहे और ऊपर आता रहे, मतलब ऊपर से नीचे आता रहे, तो हम क्या करेंगे, हम एक पंप लगा देंगे। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने एक पंप लगा दिया। ये पंप क्या करेगा, नीचे का पानी उठाएगा और ये पंप ऊपर डाल देगा इसको। तो फिर क्या होगा कि वापस से पानी आता रहेगा। सेम काम तो बैटरी कर रही है। सेम काम कौन कर रहा है, बोला सेम काम बैटरी कर रही है ना। बैटरी भी क्या कर रही है, बोला इन्हीं के इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है। ये पंप भी क्या कर रहा है, बोला इसी के इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है। तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है मोटिव फोर्स। कौन सा, मोटिव फोर्स। लेकिन हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहेंगे, इसको आप वाटर मोटिव फोर्स कह सकते हो, है ना, क्योंकि पानी को ऊपर भेज रहा है, पानी को सर्कुलेट करा रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्जेस को सर्कुलेशन कराने वाला, चार्जेस को सर्कुलेशन कराने वाली एनर्जी है, ठीक है ना। फोर्स नाम क्यों रख दिया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं, यहां से आप वीडियो का सेकंड पार्ट समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, सेकंड पार्ट। अब हमारा फंक्शन ये है, अब हमारा जो है ना टारगेट ये है कि हम ये जान जाएं कि बैटरी कैसे काम करती है ना। हाउ बैटरी गेट्स एनर्जी, हाउ लिख लो यहां पे, हाउ बैटरी गेट्स एनर्जी टू, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, हाउ बैटरी गेट्स एनर्जी। बैटरी को एनर्जी का मतलब क्या, ईएमएफ कैसे मिलता है, कैसे अचीव होता है। तो इसके लिए हमें क्लास 10th की बहुत छोटी चीज समझनी होगी। अब इसको हम समझ लेते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि आप थोड़ा सा चीजों को छोड़ के ना जाएं, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ एसिड के नाम बताओगे। एसिड बोला काफी सारे होते हैं ना, है ना, एसिड काफी सारे होते हैं। चलिए मैंने कहा HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे HBr, ये सारे के सारे क्या है, बोला एसिड है, ठीक है। बोला ये तो सर आपने नाम बताया ना, बोला एसिड क्या, बोला घर में तेजाब जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। बोला सर छी, क्या गंदी बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये गंदी बात है क्या, आप बताओ मुझे, हाँ बताओ ना। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि एसिड क्या होता है, तो ये तो हमने एसिड ये नाम बता दी, बोला HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। लेकिन एसिड को अगर हम केमिकल्स के फॉर्म में, दैट मींस केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि एसिड वो केमिकल कंपाउंड है, एसिड वो केमिकल कंपाउंड है कि जब ये पानी में जाते हैं ना, जब ये पानी में जाते हैं ना, तो पानी दैट मींस वाटर इनके बीच की बॉन्ड को कमजोर कर देता है और क्या मिल जाता है हमें, H+ आयन और करस्पॉन्डिंग एनायन। यानी कि H+ आयन तो मिलेगा और एनायन जो होगा ना वो कोई सा भी मिल सकता है, ठीक है ना। अगर H2SO4 पानी में जाएगा तो क्या दे देगा भैया, क्या देगा, बोला 2 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन मिलेंगे और SO4 का आयन मिलेगा एक, ठीक है ना। अच्छा SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव होता है, इसके पास 2 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, बोला एसिड क्या है, बोला एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जो पानी में जाकर के H+ आयन में और दूसरे करस्पॉन्डिंग आयन में टूट जाते हैं, यानी कि एक प्लस और एक माइनस हमें मिलता है। तो अगर मैंने कह दिया मेरे पास जो ना एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है ना, तो ये पानी के बिना तो नहीं बना होगा। तो अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास H2SO4 का, मेरे पास जो है ना H2SO4 का एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि भाई इस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, बोला H+ आयन भी होंगे और SO4 एनायन भी होंगे। मतलब समझ गए, ये पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अब हम समझने वाले हैं कि बैटरी के पास ये ताकत आती कहां से है कि भैया बैटरी इतना सारा और इतना महान काम कर देती है। समझ गए ना, बैटरी इतना महान काम कर देती है, ये सारी चीजें बैटरी के पास कैसे आती हैं। क्लियर है इतनी बात ठीक है ना। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि भाई बैटरी किस तरह से बनाई जाती है। देखो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये आप ऐसे मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है ना, मेरे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या है कि हमने जो है ना यहां पर क्या भर दिया, हमने यहां पर H2SO4 का भर दिया, क्या भर दिया, H2SO4 का सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, H2SO4 समझते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या H2SO4 का मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा मेरे पास H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा H+ आयन होंगे, मतलब H+ पॉजिटिव आयन होंगे और SO4 डाई नेगेटिव होंगे, मतलब नेगेटिव आयन होंगे, जिनको हम इनको बोलते हैं कैटायन, इनको बोलेंगे एनायन, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे H+ होंगे, काफी सारे H+ होंगे और काफी सारे SO4 डाई नेगेटिव होंगे। बात ठीक है ना। चलिए हम बनाने जा रहे हैं बैटरी,
हम जानना चाहते हैं कि बैटरी के पास आखिरी एनर्जी आती कहां से है, कहां से आती है, कहां से आती है। तो हमने क्या किया कि हम इसके लिए जो है ना 2 रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 रॉड। ठीक है, बैटरी के अंदर जो रॉड यूज होती है हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। अब देखो यहां पर जो हम बैटरी बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं कॉपर जिंक। कौन सी? कॉपर जिंक बैटरी। ठीक है, चलिए तो कॉपर जिंक को समझना थोड़ा सा आसान है इसलिए हमने ये लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है ना एक जिंक की इलेक्ट्रोड डालते हैं। क्या डालते हैं? जिंक की इलेक्ट्रोड। ये देखो ये जिंक क्या है। ठीक है, ये जिंक। अब बात को समझना, एक छोटी सी बात और बता दें सिर्फ उन स्टूडेंट को जो थोड़े से वीक हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसा बोला कि पहली चीज ये बताओ कि जिंक को यदि किसी को अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है तो जिंक के पास क्या होना चाहिए? बोलो ना, अगर जिंक को किसी को अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है तो जिंक के पास क्या होना चाहिए? बोला जिंक के पास चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार्ज, है ना। अगर जिंक के पास प्लस चार्ज होता है तो ये जो है ना किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर जिंक के पास 2 प्लस चार्ज होते हैं तो ये ऐसे आयन को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है ना। और खुशकिस्मती से जिंक की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि भाई जिंक कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर सकता है। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं कि भाई हमने जो है ना बैटरी बनाना समझना है और हमने कौन सी रॉड इसके अंदर डाल दी? बोला जिंक। और जिंक की इस रॉड को बैटरी में हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जिंक जो है ना, जिंक की इलेक्ट्रोड को जब हम डालते हैं तो ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? सल्फेट आयन के साथ। अभी क्या है ये? अभी जिंक सल्फेट आयन है। ठीक है, लेकिन जिंक की परेशानी ये है, अभी तो ये जिंक है ना केवल, जिंक की परेशानी ये है कि ये सल्फेट आयन को जब भी अपने साथ चिपका सकता है, जब भी अपने साथ रिएक्शन करा सकता है, जब ये जिंक के ऊपर क्या आ जाए भैया, ये डबल नेगेटिव है ना तो इसके डबल पॉजिटिव आ जाए। ठीक है ना। इसका मतलब ये यहां पे क्या बन जाए, यहां पर इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये हटा देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके, अब जी क्या करता है? जिंक क्या करता है? मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स को, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, दैट मींस हटाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। जब इस जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गए तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से ये सल्फेट इसके साथ मिल जाएगा, दैट मीन रिएक्शन कर देगा और ये फिर से न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से जो जिंक है, इस तरह जो जिंक है वो एक सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन कर गया। ठीक है, अब इस जिंक को दूसरे सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करना है तो क्या करेगा? अपने एक और एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ये दूसरा सल्फेट आयन जो है ना इसके साथ रिएक्ट कर सकता है तो क्या बन जाएगा? मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर जिंक को एक और सल्फेट आयन के साथ जो है रिएक्ट करना है तो फिर क्या करेगा? मतलब जिंक अपने एक और एटम से कहेगा का मतलब वो खुद ब खुद, इसके ये नेचर के अंदर टेंडेंसी है। ठीक है ना, अपने एक और एटम से कहेगा कि भाई मुझे जो है ना 2 नेगेटिव आयन वाले से शादी करनी है तो तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाओ। ठीक है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जिंक, इस जिंक के पास कैसा कैसा चार्ज इकट्ठा हो रहा है। बोला इस जिंक की रॉड के पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कैसा आ रहा है? बोला नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। यहां से यहां पे क्या हो रहा है? यहां के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिसके कारण से जो है ना ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। बात समझ गए? तो वापस से ये चीज न्यूट्रल हो जाती है। बोला सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक इलेक्ट्रोड है ये, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही हो कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक इलेक्ट्रोड के एक एंड पे यहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाए और नीचे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाए या ना आए? बोला हो सकता है। जब मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे ना आगे आने वाले चैप्टर में तब आपको ये चीज समझाएंगे। ठीक है ना। तो आपको यहां पे क्या समझ में आई कि जिंक ने क्या किया? इसको अट्रैक्ट कर लिया और बोला हाइड्रोजन पे लात मार के उसको भगा दिया। बोला तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है ना, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और हाइड्रोजन को रिपेल कर दिया। ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन को रिपेल कर दिया। ठीक है, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसी दौरान हमने क्या किया? बोला एक कॉपर की रॉड लेके आए, किसकी? चमचमाती हुई कॉपर की रॉड लेके आए और इस कॉपर की रॉड को हमने इसके अंदर डाल दिया। इस कॉपर की रॉड को हमने इसके अंदर डाल दिया तो कॉपर से कौन मिले? बोला कॉपर से मिल गए हाइड्रोजन। बोला मालिक
रहम करो, बोला सल्फेट को तो जो है ना इसने पनाह दे दी, इसने जगह दे दी, हमें कौन देगा? तो हाइड्रोजन क्या चाहते हैं? हाइड्रोजन चाहते हैं कि भाई मुझे नेगेटिव मिल जाए और मैं जो है ना हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाऊं। तो ये कॉपर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक काम करो कि मुझे क्या दे दो, मुझे जो है ना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो भाई जब इसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉपर क्या करेगा? कॉपर H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो H, अच्छा कितने H हैं? बोला ये आपके 2 H+ हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये H2 गैस बन के इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये एटम बन गए, कनेक्ट हो गए, ये ऊपर उड़ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर उड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन ने किसके साथ कनेक्शन बिठाया? बोला कॉपर के साथ। और कॉपर ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो कॉपर के पास क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन्स की कमी, दैट मींस इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ गए? क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से कॉपर के पास क्या बन गया भाई? कॉपर ये अपनी पॉजिटिवली चार्ज बन गई और ये क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज बन गई, ठीक है ना। तो इस तरह से बैटरी के अंदर क्या होती है? मतलब बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद इस एक बिल्डिंग जो हो जाती है, दैट मींस एक जो है ना, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा एक छोटी सी बात कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या बुढ़ापे तक आएंगे? कब तक ये नेगेटिव चार्ज इस पे और पॉजिटिव चार्ज इस पे आते रहेंगे? मतलब कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, है ना? कब तक आएंगे इस तरह से? सर क्या बात कर रहे हो, ये कहां? तो बात को सुनो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज कब तक हो सकता है? तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। यहां पे देखो, लेट्स से मान के चलना ये H+ है। कौन है? H+ को लात मार के किसने भगाया? बोले जिंक ने। इसको तो नेगेटिव से प्यार है, तो इसने पॉजिटिव को भगा दिया। अब पॉजिटिव को भगाने का मतलब है कि इसने जो फोर्स है ना, केमिकल्स के कारण जो फोर्स है वो कहां लगाया भैया? इसने लगाया यहां पर, इस डायरेक्शन में। जिंक ने इस हाइड्रोजन को भगा दिया और भगा के कहां फोर्स लगाया? बोले इस साइड लगाया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस पे एक फोर्स लग रहा है इस साइड, ठीक है। इसी दौरान क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इन पे भाई इतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी। क्या बनने लगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसके कारण से ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड है ना, इस हाइड्रोजन आयन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे ऐसी तो फोर्स लगाएगी, ऐसे बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉजिटिव चार्ज पे 2 फोर्स लगने लगे। एक कौन सा? एक लगने लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक कौन सा लगने लगा? एक लगने लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इस साइड लग रहा है, ठीक है ना। और एक लगने लगा आपका केमिकल फोर्स, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। कौन लग रहा है? एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक लग रहा है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बहुत ताकतवर हो जाते हैं और दोनों बराबरी पे आ जाते हैं, तब ये पॉजिटिव यहां देखता, यहां बोला कहीं नहीं। इसका मतलब क्या है? बोला इसको कहीं भी रास्ता नहीं मिला, अब ये कहीं नहीं मूवमेंट कर सकता, अब ये कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकता। तो हम बोलते हैं कि भाई अब ये इसके अंदर जो बैटरी है ना, वो फुल्ली चार्ज हो गई, इसके पास फुल एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी का क्या होगा? तो अब आप बात समझ गए कि बैटरी किस तरह से बनती है और जो है ना इसके पास एनर्जी किस तरह से आती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम समझते हैं कि इस बैटरी में की थोड़ी सी आगे की कहानी। क्लियर है? चलिए। तो इसमें तो आपको कुछ नोट नहीं करना होगा। अच्छा देखो, एक छोटी सी बात समझते हैं, पहले इसको हटाएं फिर। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ लिया कि ईएमएफ क्या होता है। बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि बैटरी में चार्जेस किस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं, और जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, तो हमने देखा कि कोई भी चार्ज इसके अंदर ना तो यहां जा पाएगा और ना ही यहां जा पाएगा। दैट इज चार्जेस का जो मोशन होगा वो रुक जाएगा। दैट इज हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और आपका जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं।
हैं। यहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात जो है वो नोट करनी है कि चार्जेस का मोशन बैटरी के अंदर रुक जाता है जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या देखो ये दोनों टर्मिनल है, क्या है टर्मिनल, तो मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल पर लिखो यहां पे मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर, अच्छा मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर, मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर चार्जेस का मोशन बैटरी के अंदर रुक जाता है, बैटरी के अंदर रुक जाता है, ठीक है ना, मतलब कोई भी चार्ज इधर उधर मोशन नहीं करेगा। अच्छा एक चीज और कि चार्जेस मैक्सिमम, दैट मींस मैं ऐसा बोलूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, नोट करना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब तक हो सकता है, कब होती है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन, तो आप यहां पे लिखो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस केवल ओपन सर्किट में हो सकता है, ओपन सर्किट में। और भी कंडीशंस होंगी, जैसे मान लो आप उसको रिचार्ज कर रहे हो तो है ना, तो सर्किट हमारी ओपन नहीं क्लोज है तब भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम रिचार्जिंग वाली केस को नहीं पढ़ रहे हैं अभी, केवल क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास बैटरी है तो उस बैटरी में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब आ सकता है, तो क्या बोलोगे केवल ओपन सर्किट में, कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस केवल ओपन सर्किट में पॉसिबल है। अच्छा देखो अब ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का क्या चक्कर है, तो हमने कहा कि जब इन दोनों के पास मैक्सिमम चार्ज आ गया तो क्या इस मैक्सिमम चार्ज से ये वर्क कर सकते हैं, बोला हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर मैं यहां पे एक बल्ब लगा दूं तो क्या होगा भाई, चार्जेस का मोशन यहां से यहां होगा, है ना, और ये बल्ब जो है ना ग्लो करेगा, जल जाएगा, तो फिर क्या हुआ कि इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से हमने वर्क कर लिया। अच्छा एक चीज जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड आप इसको डेफिनेशन लिखोगे, सेकंड डेफिनेशन क्या, कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं, इस चीज को आप एकदम नोट कर लो। अच्छा बोलो कि क्या बोला मैंने, कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं। बोले ये कौन सी बात है, ये तो खिचड़ी बन गई सारी बात कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ, अभी तो आप कह रहे थे कि एनर्जी को ईएमएफ कहते हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, देखो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज हमारा 1 यूनिट है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वर्क ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वर्क होता है, वर्क मतलब एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। तो ईएमएफ क्या है, बोला ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये बल्ब ग्लो कर सकते हैं, बोला हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें कब अवेलेबल होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें ओपन सर्किट में मिलेगा। अगर सर्किट क्लोज है, तो याद रखना क्लोज्ड सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी, नोट करो इसको, कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। अच्छा मैं ऐसा नहीं बोलूं, मैं ये बोलूं कभी मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें लिख दो करंट ड्रॉन, जब उसमें से करंट लिया जा रहा है, रिचार्जिंग वाली प्रोसेस को हम नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा देखो तो पहली चीज कि क्लोज सर्किट में ऐसा क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं रहेगा, तो क्या बोलोगे कि अगर मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया, जो बात है उसको नोट कर लेना, अगर मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया तो फिर यहां से चार्जेस जाएंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, है ना, जो डायरेक्शन करंट की लेते हैं, यहां से चार्जेस जाएंगे, और अगर चार्जेस गए तो फिर क्या होगा कि यहां चार्जेस गए, मतलब यहां पे पहुंचेंगे। तो चार्जेस की जब कमी हो रही है, तो चार्जेस की कमी का मतलब क्या, कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, नहीं, कि जब आपकी सर्किट क्लोज, अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है, जब आपकी सर्किट क्लोज है तो यहां से चार्जेस निकल रहे हैं, और जब यहां से चार्जेस निकल रहे हैं तो हमारी जो सर्किट है वो उसके तो हमारे जो पोटेंशियल है वो कभी भी मैक्सिमम नहीं हो पाएगा।
क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़े। अच्छा देखो यहां के बाद एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी समझनी है। कितनी सारी जरूरी बातें यहां पे निकल रही हैं। यहां पे देखो यहां पर कितनी रेजिस्टेंसेस होती हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है। बोला सर बार बार एक ही डेफिनेशन की बात मत करा करो सर, है ना। मतलब बार बार 10 बार सुन चुके हैं हम बात को कि ईएमएफ। तो मेरी बात को सुनो कि ईएमएफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि चार्ज जब पूरी साइकिल लगा दे, है ना। तो यहां पे देखो अगर चार्ज इस पॉइंट से लेके केवल इस पॉइंट तक गया तो क्या ये पूरी साइकिल हो गई क्या? नहीं, तो ये पूरी साइकिल नहीं हुई ना। तो अगर मैं ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करता हूं तो केवल मैं इतना लिख सकता हूं क्या कि करंट पास हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ठीक है ना। बात सुनो, ईएमएफ का मतलब क्या कि देखो वर्क मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो ईएमएफ का मतलब भी क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो ईएमएफ देखो एनर्जी इसने जो खर्च की अपनी वो दो वर्क करने में की, एक यहां से लेके यहां तक। बोला ये तो कंप्लीट साइकिल हुई ना, नहीं हुई ना। तो देखो यहां से अब ये चार्ज जो है ना यहां से आएगा। देखो ये पूरी बैटरी भरी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक आएगा। ठीक है। बोला सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बड़ी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारी। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक आया तो उसने एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, कुछ वर्क किया होगा चार्ज ने, तो हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये चार्ज यहां तक आ गया। अब देखो जब इसके पास चार्ज की कमी हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज की, तो एक हाइड्रोजन आयन आगे बढ़ सकता है, तो मतलब चार्ज ने मोशन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को जो है ना, चार्जेस को एक्सटर्नल सर्किट को कवर करना पड़ा, दैट मींस पास करना पड़ा, और यही पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट के रास्ते में चार्ज का मोशन, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, बोलेंगे तो करंट ही ना। तो करंट के रास्ते में रुकावट दो जगह आती हैं। बोला एक तो एक्सटर्नल रुकावट और एक इंटरनल रुकावट। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वो सॉल्यूशन जिससे हम चार्जेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। तो कोई H+ से टकराता है, कोई अपने आप से, दैट मींस कोई H+ है तो दूसरे H+ से टकरा जाएगा, कोई SO4 डायनेगेटिव से टकराएगा, कोई H2SO4 से टकरा जाएगा पूरे के पूरे से। तो अगर ये H+ यहां से यहां जाना चाहता है तो उसको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये SO4 यहां छुप के बैठा है और उसको यहां जाना है तो ये पता नहीं किस किस से टकराएगा। ये मॉलिक्यूल H2SO4 से टकरा सकता है, ये H+ से टकरा सकता है, ये दूसरे SO4 डायनेगेटिव से टकरा सकता है। तो उसका मतलब क्या है, तो चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ का मतलब क्या, ईएमएफ का मतलब है आपका, ये आपको देखो हम इसको और क्या बोलते हैं, देखो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखो यहां से कि आई कॉमन ले लिया मैंने और इसको कैपिटल R प्लस R लिख दिया, और इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं E अपॉन कैपिटल R प्लस R, और ये आपका हो गया I। ठीक है। तो ये मेरा एक करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है। अच्छा इसी चीज को हम थोड़ा सा एक और टर्म में देखने वाले हैं। पहले आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा या फिर ईएमएफ, क्या बोलूं मैं आपसे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा या फिर ईएमएफ। एक बार फिर समझो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। तो क्या बोलोगे, देखना कि मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा या ईएमएफ। तो याद रखना कि अगर, देखो ध्यान से याद रखना कि ईएमएफ बड़ा होता है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है। इफ, अगर सुनो, अगर करंट लिया जा रहा है, ईएमएफ का मतलब मैक्सिमम, ईएमएफ का मतलब क्या, मैक्सिमम। ठीक है। अगर जैसे मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है, अब उस पर लिखा है ईएमएफ 100 वोल्ट। ठीक है। अब आपने करंट ले भी लिया, उससे करंट आपने ले भी लिया, तो मुझे तो पता है ना कि इसका ईएमएफ 100 वोल्ट है, डिस्चार्ज हो रही है तो उसका टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है। मैंने क्या बोला, मैं एक बैटरी लेके आया, उस पर अगर लिखा है कि ईएमएफ 100 वोल्ट, ठीक है, तो मुझे तो पता है ना कि ईएमएफ 100 वोल्ट है। उसके बाद अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो क्या बदलेगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना बड़ा कौन है, बड़ा है हमारा ईएमएफ,
किससे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V लिख देता हूं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है करंट इसमें से निकाला जा रहा है, करंट I ड्रॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, अगर मैं कोई भी करंट इन दोनों में से ना निकालूं तो जैसे मान लो मैंने इसको मैक्सिमम चार्ज कर दिया, मैक्सिमम चार्ज कर दिया तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जब मैं इससे कोई भी करंट नहीं निकाल रहा हूं तो क्या बोलूंगा कि ईएमएफ बराबर होता है आपके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, बात समझ पा रहे हो? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब कम होगा? तो इन टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस जब कम होगा जब ये यहां से लेके चार्ज इसमें से निकलेगा, दैट मींस जब करंट निकाला जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, पूछ सकता हूं? तो सर पूछो ना, क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी चीजें तो बताई आपने। तो एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक बात बताओ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर? बोला सर फिर वही बात कि हम कितनी बार तो बता चुके कि ईएमएफ का मतलब पूरी साइकिल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब चार्ज को यहां से यहां एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने की में जो आपने एनर्जी खर्च की उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? अगर मैं इसको एनर्जी के टर्म में डिफाइन कर रहा हूं तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। क्लियर इतनी बात? अच्छा देखो, अब देखना एक बात, इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। मैंने कहा कि अगर ये चीज, एक छोटी सी बात और रह गई है, ठीक है, फिर हम आज की इस क्लास को खत्म कर देंगे। इतनी सारी बातें आपने पढ़ी, एक चीज और लिखो, जब सेल रिचार्ज होते हैं तो रिचार्जिंग के दौरान जो हमारा टर्मिनल का जो पोटेंशियल, जब मान लो सेल रिचार्ज हो गए, जब हमारे सेल, जैसे मान लो सेल खाली हो गए, सेल खाली तो सब कुछ खाली, ठीक है, तो जब उनको रिचार्ज किया जाता है ना, तो पहले करंट या पहले चार्ज कहां पहुंचता है? पहले चार्ज पहुंचता है टर्मिनल तक, पहले चार्ज पहुंचता है टर्मिनल के पास, फिर जो है ना अंदर स्टोर होता है। तो क्या बोलोगे कि जब रिचार्ज किए जाते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है ईएमएफ से। और इसमें क्या हो रहा है कि पहले चार्ज एनर्जी है इसके अंदर और फिर कहां पहुंचती है? टर्मिनल के पास। ठीक है, तो रिचार्जेबल सेल में आप इस चीज को याद रखोगे। क्लियर इतनी बात? नाउ एक छोटी सी बात आगे बढ़े। नाउ देखो कि याद रख लेना कि ईएमएफ बड़ा होता है बी से जब करंट निकाला जा रहा हो, ईएमएफ बराबर होता है बी के जब अपनी सर्किट ओपन हो, वी मैक्स के बराबर होता है जब हमारे सर्किट ओपन हो। ठीक है, और रिचार्जेबल सेल्स में जब उनको रिचार्ज किया जाता है तो हमारा जो ना वी टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है ईएमएफ से, क्योंकि पहले जो है चार्जेस जो कहां तक आते हैं? टर्मिनल के पास आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब हमारा जो है ना जो बी है मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना, और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, तो देखो तो फिर क्या हो जाएगा? जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसके अंदर कोई मोशन होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि I इंटू आर को मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो E इज इक्वल टू आपका, यहां से एक चीज आप इसको अच्छे से नोट करना, मतलब V प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। अगर मैंने बोला ओपन सर्किट की बात कर रहा हूं, ओपन सर्किट में क्या होगा कि भाई ये जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लेट्स से 0, तो E इज इक्वल टू आपका V प्लस 0। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया कि भाई V होता है, ये इस चीज का प्रूफ है ना, कि जब सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्लोज हो जाएगा तो जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ वो इसके बराबर रहेगा। क्लियर है इतनी बात? नाउ तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आ रही हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो हमने जो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया, एक बार 2 मिनट उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर आज की इस क्लास को खत्म करेंगे। मैंने कहा ईएमएफ क्या होता है, तो बता दोगे मुझे ईएमएफ का मतलब क्या? ये सॉरी ईएमएफ नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है ना? चलिए, तो इसके अंदर अगर कोई आयन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहता है तो उसको जो है ना कुछ रुकावटों को सामना करना पड़ेगा, दैट रुकावट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है ना? चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं? तो देखो पहली चीज है कॉन्सेंट्रेशन समझते हो? कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसे समझ लो कि भाई कितना गाढ़ा सॉल्यूशन है,
है ना, कि जिसके अंदर आयन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो अगर हमारा सॉल्यूशन एकदम प्योर है, उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है, तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो आयंस होंगे ना, आयंस वो बहुत ज़्यादा होंगे। कैसे होंगे? वो बहुत ज़्यादा होंगे। और जब ये आयन बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ये ज़्यादा टकराएंगे। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने से जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये आयन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आयन का नंबर बढ़ जाएगा। आयन का नंबर बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये आपस में एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहां पे देखो क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों के बीच का एरिया बढ़ा दूं, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं, तो ऐसे मान लो कि भाई नंबर तो नहीं घटाना, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा कि जितनी दूरी आप रखोगे उतना ज्यादा जो है ना इनको सामना करना पड़ेगा रुकावट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेशन बढ़ा देने से दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट सुनो, थर्ड पॉइंट ये कहता है, अच्छा सेपरेशन लिख दो इसको, सेपरेशन। थर्ड पॉइंट में सुनो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना आप इसको, और आपको इस चीज को ध्यान देना है कि टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज करा दिया तब क्या होगा। टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज करा दिया तब क्या होगा भाई, तो याद रखना कि टेम्परेचर, आप खुद से बताओ मुझे कि टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं कंडक्टर के अंदर तो रैंडम मोशन बढ़ जाता है, टकराना और ज्यादा बढ़ जाता है, तो बोला रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कराया तो हमारा सॉल्यूशन कैसा, पतला हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, पतला हो जाएगा, गाढ़े से पतला हो जाएगा, यानी डाइल्यूट सा होने लगेगा वो, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, लेस विस्कस हो जाता है, जिसके कारण से जो है ना, आप सोचो ना, गाढ़ी चीज जो होती है ना उसमें मॉलिक्यूल वगैरह पास चिपक के होते हैं, और अगर हमारा वो थिन हो गया, सॉल्यूशन थिन हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट थिन हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट थिन हो गया तो उसके जो है मॉलिक्यूल वगैरह के बीच में जो दूर हो जाएंगे ना, तो मॉलिक्यूल वगैरह के बीच में गैप आ जाएगा और हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई इनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एक चीज और कहूंगा कि इसके बाद जो है ना एक बहुत छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें इसका पूरा निचोड़ में दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं आप उसको देखना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस जितनी बनाऊंगा वो सारी सीक्वेंस से आपको मिलेंगी, सीक्वेंस से अरेंज हो जाएंगी। अगर आप अगर प्लेलिस्ट कभी आप देखते बोला सीक्वेंस से वीडियो नहीं मिली तो मुझे जरूर एक बार कमेंट करना, मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो, तो जो कर सकते हो ना वो करना। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन हो और मैं चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा आपका हो खुद को टॉप कराने में। टॉप का मतलब आप बोर्ड में टॉप करा सकते हो, और टॉप का मतलब आप खुद को टॉप करा सकते हो कि आप जहां थे, आप जहां हो, आप उससे बहुत आगे पहुंचो। यही हमारी कोशिश है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। खुश रहें, मिलते रहें, थैंक यू।